अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 में लेक्चर नंबर 7 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम 2 टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। और सेकंड हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन सेल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ सेल। ठीक है, रिलेशन सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या है। अच्छा, इससे प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हमने सारी की सारी ऑर्गेनेलिज डिस्कस की थी। ठीक है, अब जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हम डिफरेंस पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या है। सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है क्या। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी बिफोर न्यूक्लियस, यानी वो सारे के सारे सेल जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी यूकैरियोटिक सेल वो सारे के सारे सेल हैं जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। अब किन किन बेसिस पे हम इनके डिफरेंसेस जो हैं वो देखेंगे। फर्स्ट आपका न्यूक्लियस की बेस पे है, सेकंड आपका अदर ऑर्गेनेलिज की बेस पे, साइज की बेस पे और सेल वॉल की बेस पे, यानी इन सारे बेसिस पे हम डिफरेंसेस जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट न्यूक्लियस की बेस पे अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यानी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है। क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए, यानी जो क्रोमोसोम होता है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए पे मुश्तमिल है। दैट फ्लोट, जो कि तैरता है इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में। द रीजन इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड, यानी उस रीजन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर डायग्राम चेक करें तो डायग्राम में क्या है, आपकी सबसे बाहर जो आपकी लेयर है वो आपकी क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको ब्लू सी नजर आ रही है वो सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये जो आपको छोटे छोटे से स्पॉट नजर आ रहे हैं रेड कलर के, वो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और कलेक्टिवली इसको प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, और ये आपको जो बड़ा सारा नजर आ रहा है सेंटर में रेड कलर का, वो है आपका क्रोमोसोम यानी डीएनए दोनों। उसके बाद ये जो आपको छोटे छोटे से डॉट्स नजर आ रहे हैं वो है राइबोसोम्स, और ये जो है आपका फ्लैजेला। ठीक है, बाहर जो है ये फ्लैजेला, फ्लैजेला जो है बेटा वो फ्लैजेलम भी बोलते हैं इसको सिंगुलर। और इसको किस लिए यूज होता है, ये मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया के लिए यूज होता है, यानी बैक्टीरिया जो है वो इस फ्लैजेला की मदद से मूव करता है। ठीक है, यानी सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। देखिए, और कोई ऑर्गेनेली नहीं है, ना कोई बाउंडेड ऑर्गेनेली है, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स हैं, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा था कि राइबोसोम में राइबोसोम जो है कोई बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है, यानी कोई भी उसके इर्द गिर्द इन्वेलप मौजूद नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता चल गया न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक का क्या होता है, यूकैरियोटिक में जो है जाहिर सी बात है कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है और बाउंडेड बाय न्यूक्लियर इन्वेल्प, यानी जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर इन्वेल्प से बकायदा बाउंडेड है। पीछे हम न्यूक्लियस पढ़ चुके हैं ना यूकैरियोट्स का। ठीक है, उसके बाद है अदर ऑर्गेनेलिज। ठीक है, आपको देखें तो इस डायग्राम में कोई ऑर्गेनेली नजर आ रही है, कोई ऑर्गेनेली नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ आ गई हो तो जाहिर सी बात है डायग्राम से देख के आपको पता चल जाएगा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, यानी कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली मौजूद नहीं है। कौन सी ऑर्गेनेली मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स। ठीक है, तो राइबोसोम्स आर ऑफ स्मॉलर साइज, यानी बहुत छोटे छोटे से क्या है, राइबोसोम्स मौजूद हैं। और यूकैरियोटिक अगर आपको याद हो तो यूकैरियोटिक में हमने पढ़ी थी बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज पढ़ी थी। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आपका न्यूक्लियस था, उसके बाद गोल्जी अपरेटस था। ठीक है, सारी की सारी आपकी प्लास्टिड्स थे। तो ये सारी की सारी आपकी क्या थी, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज थी। और राइबोसोम इसमें भी है, इसमें भी है। फर्क कहाँ है, राइबोसोम्स आर ऑफ लार्जर साइज, यानी यहाँ पे राइबोसोम्स लार्जर साइज के हैं और यहाँ पे राइबोसोम्स स्मॉलर साइज के हैं। उसके बाद है साइज, यानी कितना प्रोकैरियोटिक छोटे हैं और यूकैरियोटिक जो है वो साइज में बड़े हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर एन एवरेज 10 टाइम्स स्मॉलर, यानी यूकैरियोटिक सेल से वो 10 टाइम्स स्मॉलर हैं। ठीक है, और अगर इसका डिफरेंस इसके साथ देखना हो तो ये इसका उलट आ जाएगा, यूकैरियोटिक सेल्स आर ऑन एवरेज 10 टाइम्स लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, हमने खुद से डिफरेंस बनाया है।
उसके बाद लास्ट पे आ जाए सेल वॉल। सेल वॉल जो जाहिर सी बात है आपको इसमें नजर आ रही है, ठीक है, इसमें यानी प्रोकैरियोटिक में भी सेल वॉल है और यूकैरियोटिक में किसमें सेल वॉल थी? प्लांट्स में थी, इसके अलावा फंजाई में थी, ठीक है। तो आपका जो प्रोकैरियोटिक है, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव द सेल वॉल which is made up of peptidoglycan। फर्क कहाँ है? सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में भी है, सेल वॉल यूकैरियोट्स में भी है, फर्क सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन में है, यानी सेल वॉल किससे मिलके बनी है, ठीक है। तो सेल वॉल इसमें किससे मिलके बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन। और पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? अ लार्ज अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड द शुगर, यानी अमाइनो एसिड और शुगर कंपैरेटिवली क्या कहलाते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन, जो कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल है। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल में हमने पढ़ी थी कि सेल वॉल मौजूद होती है, किस किस में मौजूद होती है? प्लांट्स में। प्लांट्स में हमने पढ़ी थी कि सेलुलोज होती है और फंजाई में कौन सी होती है? काइटिन होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके डिफरेंसेस हैं, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार बोर्ड में कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, राइट एनी 2 और 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो आपको सारे के सारे ये डिफरेंसेस जो हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपको डायग्राम समझ आ गई होगी, उम्मीद है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द सेल, यानी सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या रिलेशन है। बेटा जैसा सेल होता है ना तकरीबन वैसे ही उसके काम भी होते हैं, ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने उनको बनाया ही ऐसे है कि वो अपनी फंक्शनिंग जो है वो आसानी से कर सके। इसको हम साबित करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे लिखी हुई एग्जांपल्स, साइज एंड शेप, ठीक है, यानी किसी भी सेल का साइज और शेप जो है वो डिपेंड करती है कि वो काम कैसा करेगा। अच्छा जी, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो जाहिर सी बात है राउंड होते हैं इन शेप, छोटे होते हैं, राउंडेड होते हैं, टू अकोमोडेट ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेटा जो होती है वो ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल है आपकी बॉडी में मौजूद, जो कि रेड ब्लड सेल्स के साथ मौजूद होता है, यानी जुड़ा हुआ होता है और ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड के लिए, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन कैरी ना कर पाए। राउंड इसीलिए बेटा होते हैं क्योंकि आपकी जो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज बहुत नैरो होती हैं रेड ब्लड सेल्स में, उसमें से भी गुजरना होता है, तो राउंड होने की वजह से आसानी से जो है वो उन नालियों में से गुजर जाते हैं, ठीक है, और आसानी से हीमोग्लोबिन जो है उसको भी कैरी कर सकते हैं। तो साइज और शेप की वजह से वो अपना काम आसानी से कर सकते हैं, जैसे उनका काम था ना उस लिहाज से अल्लाह ताला ने इनको क्रिएट किया है। उसके बाद आपके जो नर्व सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। लॉन्ग होने का क्या मकसद है? लॉन्ग होने का मकसद ये है कि वो ट्रांसमिट करते हैं आपकी जितनी भी नर्व इम्पल्सेस होती हैं, यानी कि जितनी भी आप ये जब तक आप फॉर एग्जांपल आपने किसी गर्म चीज को छुआ, फौरन से सेंसेशन होती है और आपके दिमाग को खबर पहुंच जाती है, साथ ही आपका हाथ पीछे चला जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारा काम कौन करता है? ये जो आपके नर्व सेल्स करते हैं, इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं आपके ब्रेन को, ब्रेन आपको बताता है कि इसके नतीजे में जो है आपको हाथ पीछे कर लेना चाहिए। तो ये लॉन्ग है इसीलिए क्योंकि इन्होंने ट्रांसमिशन का काम करना है, ठीक है। तो आसानी से जो है वो इंफॉर्मेशन सेंड कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह विद इन सेकेंड्स, यानी आपने इधर से हाथ लगाया साथ ही पीछे चला गया, ठीक है। तो वो जो लॉन्ग होने का मकसद ये है कि वो आसानी से वो ट्रांसमिट कर सके। छोटे होते तो ट्रांसमिशन में देर लग जानी थी, तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो उनके काम करने के लिहाज से, इनकी शेप जो है वो उन्हीं के लिहाज से है, ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड, जाइलम सेल्स आर ट्यूब लाइक, यानी पाइप की तरह के होते हैं। ट्यूब लाइक क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि उन्होंने वाटर कंडक्ट करना होता है फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, यानी रूट से अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पानी ले जाने के लिए उनको एक ऐसी मजबूत ट्यूब की जरूरत है, जैसे आपका पाइप होता है जिसकी साइड की वॉल्स थिक हों, क्योंकि वाटर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इतना ज्यादा वाटर प्रेशर जो है वो मेंटेन रखने के लिए जो जाइलम की वॉल्स होती हैं वो काफी हार्ड होती हैं, यानी थिक होती हैं, ताकि वो रप्चर ना हो जाए। अगर रप्चर हो जाए तो प्लांट जो है वो फेलिसिड हो जाएगा, यानी मुरझा जाएगा, क्योंकि जाइलम में से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने उनकी शेप और स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है, ट्यूब लाइक है, यानी लंबे हैं, ठीक है, और थिक हैं, आसानी से वाटर कंडक्ट कर सकते हैं और प्रेशर को जो है वो मेंटेन रख सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसके बाद आ जाए सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, यानी सरफेस कितने एरिया यानी कितनी जगह घेरता है और कितना वॉल्यूम रखता है, ठीक है। सबसे पहले आपके आ जाते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स जो आपको पता है जमीन में बहुत गहराई तक होते हैं, ठीक है,
ये आपके नॉर्मल रूट्स हैं, ये रूटलेट्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे से, और इनके एंड पे जो है वो बारीक 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये जो बारीक बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इनको रूट हेयर्स कहते हैं। ये जो रूट हेयर्स हैं, इनका काम क्या है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, यानी जितनी ज्यादा जगह घेरेंगे उतना ही वाटर भी ऑब्जॉर्ब कर सकेंगे और उतनी ही जो है जमीन में गहराई तक जो है वो अपने आप को मजबूती से जो है वो एंकर करके रख सकेंगे, ताकि कोई फ्लड वगैरह आ जाए या आंधी तूफान आ जाए तो प्लांट जो है वो अपनी जगह से हिले ना, ठीक है। दूसरा ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया बहुत इंक्रीज कर देते हैं। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही आसानी से जो है वो जमीन से वाटर और सॉल्ट्स को जो है वो कंडक्ट करवा सकते हैं। मैक्सिमम जो है वो अब्जॉर्प्शन हो सकती है वाटर की और सॉल्ट्स की टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो जितना सरफेस एरिया होगा उतनी ही जल्दी काम भी हो जाएगा। उसके बाद है आपका प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलिज, यानी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलिज, यानी किसी ऑर्गेनेली के मौजूद होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है, यानी किन में मौजूद होती हैं, अगर मौजूद होती हैं तो उनका काम क्या होता है। सेल इन्वॉल्व्स इन मेकिंग सेक्रेशंस, यानी सेल्स जो हैं वो बहुत सारे सिक्रीट करते हैं। सिक्रेशंस हैव कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी वो सेल्स जो कि सिक्रेशंस सिक्रीट करते हैं, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा सिक्रीट करते हैं, यानी प्लांट्स के वो वाले सेल्स जो कि सिक्रीट करते हैं, जैसे कि आपका एलोवेरा है उसमें से सिक्रेशंस निकलती हैं, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे प्लांट्स हैं आपके, तो उनमें जो है वो कॉम्प्लेक्स किस्म का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस होगा, ठीक है, यानी क्योंकि उनका नेटवर्क भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिक्रेशन सिक्रेट करनी है, एक इजाफी काम है उनके पास। तो आपके पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो नेटवर्क जो है चैनल से ज्यादा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी सेल इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, हर सेल में जो है वो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उन सेल्स में होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन पिगमेंट रखता है, जो जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो उसके काम के लिहाज से होता है, ठीक है। उसके बाद है कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में है आपके सेल्स की। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर भी हमने पढ़ा है, नर्व सेल कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्सेस को टू कंट्रीब्यूट द कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी, यानी बॉडी में कोऑर्डिनेशन रखने के लिए, ठीक है। आप जितने भी काम करते हैं वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो नर्व जो है इम्पल्सेस आपके ब्रेन तक लेके जाती हैं। आपका ब्रेन आपको उसके नतीजे में बताता है कि आपने क्या करना है, ठीक है। तो नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो क्या करती हैं, कंडक्ट करती हैं मैसेजेस टू द ब्रेन, और ब्रेन जो है वो हमें उसके मुताबिक जो है वो काम करने का बताता है। उसके बाद है मसल सेल्स। मसल सेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी आपकी बॉडी के जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो मसल्स की वजह से होती हैं, ठीक है। उसके बाद है आपके रेड ब्लड सेल्स, ऊपर भी हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं हीमोग्लोबिन के जरिए, ठीक है। और जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो आपके क्या हैं, फाइटर्स हैं आपकी बॉडी के, और फॉरेन यानी बाहर से अगर कोई भी आपका बैक्टीरिया वगैरह आप पे हमला करता है, कोई भी एजेंट आप पे हमला करता है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स उसके नतीजे में हमें महफूज रखते हैं। उसके अलावा कंट्रीब्यूट करते हैं रोल ब्लड ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस, यानी ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन और डिफेंस में सेल्स जो हैं वो बहुत अहम काम करते हैं, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद है स्किन में जो है वो फिजिकल बैरियर है, ठीक है, अगेंस्ट द मटेरियल्स एंड सम आर रिसेप्टर फॉर द टेम्परेचर टच एंड पेन, यानी आपकी बॉडी के जो ये टिप्स होती हैं, आपकी जुबान की जो टिप होती है वो अच्छे से जो है वो टेम्परेचर जो है और ज्यादातर सेंसेशंस जो है वो आपकी टिप्स पे होती हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी आपकी स्किन के हिस्से हैं जहां से आपको टेम्परेचर का पता चलता है, जैसे सर पे हाथ रख के टेम्परेचर अक्सर मालूम करते हैं, ठीक है। पेन जो है वो भी आपको आपकी स्किन से पता चलती है, ठीक है। तो ये क्या है, वो रिसेप्टर्स हैं, यानी आपको किसी भी दर्द की जो है दर्द, टेम्परेचर और किसी भी किस्म की अगर आपको टच करना हो तो आपको स्किन की जरूरत पड़ती है, और यही रिसेप्टर्स हैं जो आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, उसके नतीजे में आपको काम पता चलता है। उसके बाद है सेल्स ऑफ द बोन्स, जो बोन्स जो है वो कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट करती हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो बोन्स हैं वो टफ रह सके और आपको मूवमेंट में
हेल्प कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनमें से आप कोई से 2-3 अच्छे से एग्जांपल याद कर लें, पर याद सारी ही करनी है, लेकिन लिखने में अगर आ जाए तो कोई से 2-3 लिखेंगे। या आपको सारे स्ट्रक्चर और फंक्शन पता होने चाहिए, या आपको सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये आपको लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक जो है दोनों वो वाइंड अप हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।